हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल सोन क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे लॉन्ग उत्तरीय प्रश्न, और उन लॉन्ग उत्तरीय प्रश्नों के आंसर आपको सॉल्व करा रहे थे। आप देखोगे सभी चैप्टर के लॉन्ग उत्तरीय प्रश्न हम लोग सॉल्व करें। इस तरह हम लोग के न्यू सिलेबस के साथ साथ हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि हम उन सभी टॉपिकों को टच कर रहे हैं जिनको हम या तो पढ़ चुके हैं और या तो अभी तक हम लोग नहीं डिस्कस किए। तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन छोड़कर आप सीधे आ जाइए सिलेबस पे। बेटे तो बेटा आप नोटिस करो, आपके इस लॉन्ग उत्तरीय प्रश्न में उन सभी चैप्टर्स को भी लिया गया है जिनकी तैयारी आप अभी तक नहीं कर पाए। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, एग्जाम बिल्कुल हम लोग को याद है कब है। आप इस चैनल से जुड़कर 100% अच्छे मार्क्स पाएंगे, ये हम लोग की गारंटी है। ठीक है, तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप सभी लॉन्ग उत्तरीय प्रश्नों को जरूर लिखिए, याद करिए, और उसके साथ ही साथ आप हमारी इस चैनल को और भी ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे हम लोग अपने टारगेट तक पहुंच पाए। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, ये हम ईश्वर से हम कामना करते हैं। चलिए, जैसा कि हम इस चैप्टर की बात करें, हम लोग टॉपिक चल रहे थे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का आज जो चैप्टर लिया गया है वो है जैव अणु। देखिए बेटा, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स आपको याद होगा, हम पढ़ा चुके हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है उन बच्चों को लिए जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े, तो वो बेटा याद कर लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। याद करिए, पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चन हम कराए थे, वो आपको याद होंगे। ठीक है, अगर हम अपने लॉन्ग उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो हमारे बच्चे जानते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके आज लगभग 24-25 क्वेश्चन कर चुके हैं लॉन्ग। याद करिए बेटा, देखिए लास्ट टॉपिक हमारी यही थी, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, उनके उपयोग रासायनिक। और नेक्स्ट हेडिंग आपको बताए थे बेटा विटामिन, बोला था विटामिन जरूर कर लेना बेटा, विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, विटामिन क्या होते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप याद करो। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे, सर कुछ के मान आप जरूर लिखवा दीजिएगा, उनकी महत्व स्रोत की कैसे हम पाएंगे। तो बिल्कुल बेटा आप मत घबराइए, उन सभी टॉपिकों को आज हम फिर से बता देंगे। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है विटामिन क्या होते हैं, इन्हें कितने समूहों में बांटा गया है। तो याद करेंगे बच्चों कि कुछ महत्वपूर्ण विटामिन, जैसे अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, उनके दो समूह बनाए गए थे, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। याद आ रहा है? इनके विषय में विस्तार से लिखिए। तो जल्दी से आप कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, फास्ट फास्ट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी खींच लेना। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल मन लगा के अच्छे से करेंगे तो 100% हम लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, हम बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज भी कर देंगे, और आपके जो डाउट्स है उन डाउट्स को भी क्लियर करा देंगे। फास्ट बेटा फास्ट। चलिए हेडिंग बनाइए, क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विटामिन क्या होते हैं। याद रखिए, जैसे ही विटामिन की बात आती है तो आप जान रहे हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हम लोग को चाहिए। विटामिन क्या होते हैं, आंसर लिख लीजिए बेटा, एग्जाम में आप ऐसे ही लिखिएगा। अगर आपके डाउट्स है तो बताइए, या तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, दोनों को रिप्लाई हम देंगे आपको। लिखिए, भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला, भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला
जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में, जो देखिए बेटा, जो कोशिकाओं में विशिष्ट क्या कहा गया, देखिए भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ का मतलब खाने वाले पदार्थ, कॉपी करिए। क्या कहा गया, भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में विशिष्ट उपापचयी क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है विटामिन कहलाता है। ध्यान दीजिए, अगर हम विटामिन की बात करें तो हमने क्या पाया कि भोज्य पदार्थ, याद करिए हम लोग बहुत सारे चीजों को खाते, जैसे चावल हुआ और तरह तरह के फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, तो इन सभी पदार्थों में विटामिन की क्वांटिटी बहुत ही बृहद मात्रा में होती है। और आपके शरीर, मतलब हम लोग के शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, ये सब प्रचुर मात्रा में चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में ऐसी चीजें नहीं होंगी, उस व्यक्ति को अस्वस्थ या कमजोर व्यक्ति कहा जाएगा। और पहलवान, याद करिए पहलवान में भरपूर विटामिन होता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को लेते हैं। चलिए, अच्छा, तो अगर हम विटामिन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी, विटामिन को सबसे पहले बताने वाले थे फंक। अगर क्वेश्चन बात हो कि सबसे पहले विटामिन शब्द का पता किसे लगाया, तो याद रखिएगा फंक। और इन्हें दो भागों में बांट दिया, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। वसा बोले तो फैट, मतलब एक सॉल्युबल इन वाटर और एक सॉल्युबल इन फैट। अगर आपको याद होगा तो हमने विटामिन के बहुत सारे पार्ट बताए, उनमें से सिर्फ दो, कौन कौन भाई? विटामिन बी और विटामिन सी, यही दो थे जो जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा बच्चा जितने भी हैं वो सब किसमें घुलनशील है? वसा में। जैसे शुरू से ले ले तो ए, बी तो उधर चला गया, सी भी चला गया, डी, के और ई, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया, ए डी ई के या ए डी के ई। तो ये हमारे क्या है? जल में या वसा में घुलनशील। ठीक, अब याद करिए हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है स्रोत बताइए, स्रोत के साथ साथ उनके महत्व बताइए, और महत्व के साथ साथ उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए, है ना बच्चा? चलिए कॉपी निकाल लीजिए। अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए बोर्ड पे, सबसे पहला ही है विटामिन, दिख रहा है बेटा? विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए को बताएं तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या भाई? रेटिनॉल। अगर हम विटामिन ए के फॉर्मूले को देखें तो क्या है?
C20H30O। याद हो रहा है? अब सवाल है सर विटामिन कहां कहां से प्राप्त होता है? तो विटामिन मछलियों के यकृत, मांस, अंडे, दूध, मक्खन, पालक, गाजर और भी सारी चीजों में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, क्योंकि अंडे में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन के सोर्स भी बहुत ज्यादा विद्यमान है। ठीक है। महत्व, संक्रमण रोधी कारक, मतलब हमारे शरीर में जो बाहर से संक्रमण आते हैं, जैसे इस समय खौफ फैला हुआ है कोरोना का, तो ये एक संक्रमणकारी कारक है। अगर हम अपने आप को इम्यूनो सिस्टम, जैसे आपने सुना होगा ना कि इसमें बहुत जल्दी हमारा इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो रहा है, तब ये हावी हो जाए। अगर रोज हम दूध, अंडा, मछली, मांस खाकर अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखें, जैसा कि ठंडी का माहौल चल रहा है तो च्यवनप्राश खाइए, तो इन सब चीजों से हम अपने आप को 100% क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो इसके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए। आंखों में त्वचा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, धुंधले प्रकाश को देखने के लिए आवश्यक। अगर बात होगी विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में इतने सारे रोग होने की चांसेस हो जाते। सबसे पॉपुलर रोग आप अक्सर ये आता है रतौंधी, मतलब हल्के प्रकाश में या रात के समय बिल्कुल ना दिखाई देना या बिल्कुल धुंधला दिखाई देना, यह इसकी कमी से होने वाला रोग है। जैसे एक नाम और है जीरोपैथेल्मिया, संक्रमण के प्रति प्रतिरोध कम हो जाना, जैसा कि बता रहे थे। शिशुओं की वृद्धि मंद हो जाती है, त्वचा का शुष्क होना, तो ये सभी कारण है किसके? विटामिन ए की कमी से। आप बच्चा क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी की। अगर हम विटामिन बी को प्रेफरेंस करें तो मेरे बच्चों को याद आएगा विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हम आपको लिखवाए थे। जैसे सबसे पहला ही ले रहे B1, B1 का नाम है थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 पेंटोथेनिक, B5 निकोटिनिक, B6 पिराडॉक्सिन, B12 साइनोकोबाल्मिन। याद करो पूछा बेटा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे, हमने उस दिन भी आपको क्लियर कराया था, और आज इसके माध्यम से भी क्लियर कर लो। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है। अगर हम B1 की बात करें तो जो चावल की छीलन, खमीर, गेहूं के छिलके और अंडे, देखिए अंडे फिर आ गया, इन सब चीजों से मिलता है हमें विटामिन B1। इसका हमारे शरीर में महत्व, तंत्रिका शोधरोधी विटामिन तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ शरीर की वृद्धि एवं मुख के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अब सवाल होगा इनकी कमी से होने वाला रोग, तो याद रखिए सबसे पॉपुलर ये नाम सुना होगा बेरी, भूख न लगना, पेशियों का कमजोर हो जाना। ये था हमारा विटामिन B1। अगर हम बात करें नेक्स्ट B2 की, तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जिसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। इसमें भी देखिए चावल की छीलन, खमीर, दूध, पनीर, अंडे, मांस, हरी सब्जियां, देखिए कॉमन चल रहा है। रोग क्लोसिस, अगर बच्चा इंग्लिश वाला देख रहा होगा तो देखो वहां लिखा होगा C से स्टार्ट होगा, चिलोसिस से नाम से भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ही होठों और कोनों का फटना, जीभ पर दाने निकल आना, जंतुओं की दृष्टि मंद हो जाना। याद करिए जो जीभ पे दाने निकल आते हैं जिसको निनावा के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार निनावा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको निनावा होता ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार निनावा होता है वो याद रखिएगा उनके शरीर में विटामिन B2 की कमी है। अगर वो ये सारी चीजें लेंगे तो इससे निजात मिल सकती है। उसके बाद विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, ईस्ट जंतुओं के यकृत और गुर्दे, लगभग सभी खाद्य पदार्थों में। मनुष्यों में इसका महत्व अभी ज्ञात नहीं हुआ है, मनुष्य में इसकी कमी के लक्षण ज्ञात नहीं है, लेकिन कुक्कुटों में डर्मेटाइटिस, देखिए बेटा जैसा कि अगर हम बात करेंगे तो त्वचा से संबंधित, अगर हम त्वचा से संबंधित चीजों को देखेंगे तो 100% ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी।
याद करिए, इसको हमने एक बार पहले भी पूरा लिखवाया था आपकी कॉपी में, एक बार फिर से हम लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जिनकी बार बार कमेंट्स ये आती है, सर अभी तक हम बिल्कुल कुछ भी नहीं तैयार कर पाए, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। तो उन बच्चों के लिए हमारी जो बैच चलिए जीरो से हीरो, आप बेटा इससे जुड़िए और 100% इस चैनल से जुड़कर आप निश्चित सफलता पाइए। ठीक है, आइए B5 पे चला जाए। ईस्ट, यकृत, चावल, जौ, मक्का, याद रखिए क्या है, रोग पेलाग्रा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे चीजें यही आती है एग्जाम में। ठीक, और उसके साथ ही साथ पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में अव्यवस्था। मेरे बच्चों याद करो कि जब भी हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उनमें हम लोग याद करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें लें कि हमारी बॉडी में ये चीजें अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए। उसके बाद B6 पिराडॉक्सिन, ईस्ट, चावल के चोकर, मक्का, गेहूं तथा अंडे, मांस, मछलियां, यकृत, दूध और ताजी सब्जियां। महत्व इसका है सबसे ज्यादा रक्त बनाने में। तो ऐसी दवाएं जिनको डॉक्टर लिखते हैं कि इसको आप पीजिए, हमारे शरीर में ब्लड बढ़ेगा, तो 100% उसमें ये मिला होता है। अरक्तता, एनीमिया, खून की कमी। ठीक है, B12, साइनोकोबालमिन, मछली, जंतु के यकृत, अंडे, मांस, दूध और प्रतिप्राणनाशी अरक्तता कारक, रक्त बनने के लिए आवश्यक। यहां भी देखिए पर्निशियस एनीमिया। आप क्या करिए बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये चीजें अक्सर एग्जाम में आती हैं और हम लोग याद सब होता है लेकिन एग्जाम में सब भूल जाते हैं, हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से आप मुझे बताइए, फिर हम आगे चले। फास्ट फास्ट, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। हो गया बेटा? हो गया तो यस सर में आंसर दीजिएगा। कॉपी कर लीजिए। थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए बेटा। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद है फॉलिक अम्ल। देखिए फॉलिक अम्ल ईस्ट, जंतुओं के यकृत, गुर्दे, अंडे, रक्त बनने में मांस, रक्त बनने में सहायक होता है। रक्त की कमी हो जाती है इसकी कमी से। बायोटीन H, क्या है भाई? इस जंतुओं के यकृत, गुर्दे, दूध, हरी सब्जियां, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। और इनकी कमी से हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाते, बाल का झड़ना और लकवा होना। इस समय सबसे ज्यादा लोग रोगग्रस्त है बाल के झड़ने से। बहुत तेजी से बाल झड़ रहे, तो बाल के झड़ने का मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है बायोटीन, हमारे शरीर में विटामिन H की कमी। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हमें हरी सब्जियां, गेहूं, मूंगफली, गुर्दे, दूध, ये सब चीजें खाएंगे तो 100% आपके शरीर में इनकी क्षमता बढ़ेगी और बालों का झड़ना कम हो जाएगा।
उसके बाद विटामिन सी, सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिकम। कौन सा? विटामिन सी। अब जैसा कि जानते हैं हमारे बच्चे, खट्टे पदार्थों में जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, टमाटर, हरी सब्जियां, ये सब चीजों में उपयोग करते हैं। ठीक है। महत्व हमारे शरीर में प्रतिस्कर्वी कारक, रुधिर वाहिकाओं को प्रबल रखने में, मसूड़ों और दांतों के स्वास्थ्य में यह आवश्यक होता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। हड्डियों का भंगुर, भंगुर का मतलब कमजोर हो जाना, लंगूर का बड़ा भाई भंगुर नहीं, भंगुर का मतलब कमजोर हो जाना, जिससे हड्डियां क्या हो जाए? कमजोर हो जाए, टूटने लगे। मसूड़ों फूलना और उनमें रक्त आना आदि। उसके बाद विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। सबसे ज्यादा हम लोग यही मान के चले, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। इसके अलावा मछलियों के यकृत के तेल, दूध, दूध तो सबसे ही ज्यादा है, दूध को इसीलिए कहा जाता है पोषक तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महत्व सूखारोधी विटामिन है, हड्डियों के बनने में, उनके स्वास्थ्य में, और कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय नियंत्रण में होता है। इनकी कमी से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग हमें यही याद आता है, रिकेट्स या सूखा रोग। याद करिए, इस रोग में क्या होता है? हड्डियां नर्म मतलब कमजोर हो जाती हैं, लचीली और टेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन ई, नाम टोकोफेरॉल। गेहूं के अंकुर, तेल, सूरजमुखी का तेल और अंडे, देखिए दूध, अंडा, हरी सब्जियां सब में कॉमन चल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि खासकर इस मौसम में, ठंडी के मौसम में, हमें अपनी प्रतिदिन की चर्या में इन सभी चीजों का 100% सेवन करना चाहिए। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं, तो हम इन चीजों का सेवन अवश्य करेंगे, तो हम अपने आप को रोग मुक्त रखेंगे और एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। महत्व क्या है? बंध्यता कारक, स्टेलिटी, बंध्यता होना, पेशियों का उपासन मतलब कमजोर हो जाना। और लास्ट है हमारा विटामिन के, फाइलोक्विनोन। किसमें पाया गया? पालक, पत्ता गोभी, गाजर, ठीक, प्रति रक्त स्तर में, और रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। अब याद रखिएगा, इसकी कमी से हमारे शरीर में रक्त के थक्के बनने लगेंगे, और अगर शरीर में रक्त का थक्का बन गया तो व्यक्ति गया। तो इनसे हमें क्या करना है? बच के रहना है। बताइए, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आप यस सर में आंसर दीजिए बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, आगे चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 31 की। तब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? हार्मोन का वर्गीकरण कीजिए। हार्मोन का वर्गीकरण कीजिए तथा उनके जैविक कार्यों का वर्णन कीजिए। तथा उनके जैविक कार्यों का वर्णन कीजिए। अब मेरे बच्चों को याद आएगा, अगर हम बात करेंगे हार्मोन की, तो हम लोगों ने क्या पाया था कि हमारे शरीर में जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो हमारे शरीर में परिरक्षण को दिखाते हैं, इसके साथ ही साथ हमारी जैविक क्रियाओं को भी संपादित करने का काम कौन करता है? हार्मोन। तो चलिए बच्चा, लिख लीजिए फटाक से। लिखिए, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ
जो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के द्वारा, जो वाहिनी विहीन, बेटा वाहिनी विहीन का मतलब इसमें नली नहीं होती, ठीक है ना। अगर मेरे बच्चे इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है डक्टलेस, मतलब इसमें नली नहीं होती। ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को, अगर बात होगी हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को किसको भाई, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। कौन? हार्मोन। अगर आपको याद होगा तो हमने एक दिन क्लास में आपको समझा रहे थे कि हार्मोन जो है हमारे शरीर में कई प्रकार से निर्गत होते हैं। अगर हम सिर्फ दो भागों में बांट दें तो कुछ के नाम आपको याद होंगे। जैसे अगर हम बात करें स्टेरॉयड हार्मोन की, तो हमने पाया कि अगर वो हार्मोन जो पुरुषों में निर्गत हो, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। अगर बात होगी हार्मोन किसमें? स्त्रियों में, तो दो हार्मोन याद रखिएगा, एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन। अब मेरे बच्चों को याद होगा जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है वो मुख्य रूप से टेस्टिस से निकलता है। इसके साथ ही साथ नर के जनन तंत्र को क्या करना? विकसित करना, और विकसित करने के साथ साथ उन्हें पोषण प्रदान करना। कैसा पोषण? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नर से निकलते हैं शुक्राणु। अब जो शुक्राणु निर्गत होता है उसे स्वस्थ रखने का काम ही यही हार्मोन करता है, जिसका नाम है क्या? टेस्टोस्टेरॉन। अगर किसी व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो उसे नपुंसकता मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी हो जाए, ये सारी चीजों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर हम बात करें स्त्रियों से, तो स्त्रियों से दो निकलते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो दुग्ध ग्रंथियों को विकसित करना, जिससे वह अपने शिशुओं को दुग्ध पिला सके। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली दुग्ध ग्रंथियां दोनों में होती है, नर में भी होती है, मादा में भी होती है, लेकिन नर में यह अल्प विकसित होती है, मादा में यह पूर्ण विकसित होती है। लेकिन सुचारू रूप से कार्य तभी उत्पन्न होता है जब वो बेबी को प्रोड्यूस करती। इस लाइन में कोई दिक्कत? इसके साथ एस्ट्रोजन जैसा कि नाम ही है, तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको हिंदी में मासिक धर्म या रजोधर्म के नाम से जानते हैं, उसे विकसित करना और उसके साथ ही साथ उनके क्रियावन को बढ़ावा देना होता है। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है?
अगर याद हो रहा है तो यस सर में आंसर दीजिए। ओके, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 32। प्रोटीन की संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्रोटीन की संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब देखिए, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम हम लोग के सामने आए इस टॉपिक में। एक आया विटामिन, दूसरा आया हार्मोन, और तीसरा आया क्या बेटा, प्रोटीन। ये तीनों के तीनों नाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब जैसा कि बात हो रही है क्या, प्रोटीन की, तो लिखिए जटिल प्राकृतिक पदार्थ लिख लीजिए बेटा। क्या कहा गया, जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं। अल्फा एमिनो अम्लों से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन कहलाते हैं। बताइए, क्या यह बात क्लियर हो रही है? अगर बात होगी प्रोटीन की तो हम लोग याद रखेंगे कि जो प्रोटीन है इसे बेटा पढ़ते हैं अल्फा। अगर प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करें तो प्रोटीन का वर्गीकरण कई भागों में विभाजित करते हैं। अगर आप चाहें तो हम इसको लिखवा देते हैं, आप कॉपी कर लीजिएगा। क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण। सबसे पहला याद रखिएगा, आणविक संरचना के आधार पर, अगर हम आणविक संरचना के आधार पर बात करें तो दो भागों में, एक रेशेदार प्रोटीन या जिसे फाइबर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर याद रखना हो तो याद रखिएगा, हम लोग के शरीर में केराटिन जिससे बाल नाखून वगैरह बनते हैं। दूसरा याद रखिएगा, गोलीय या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन वगैरह आता है। ठीक है। दूसरा याद रखिए, जल अपघटन के उत्पाद के आधार पर, जल अपघटन के उत्पाद के आधार पर
इसमें सबसे पहला ही आता है सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तीन ना बेटा, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। और अगर बात होगी कार्य के आधार पर, तो सबसे पहला है संरचनात्मक प्रोटीन। इसमें एक नाम याद करिए, सुना होगा कोलेजन, जो हमारी चमड़ी और अस्थियों में पाई जाती है। फिर है संकुचित प्रोटीन, जैसे सुना होगा मायोसिन। बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? जैव अणु के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि सबसे पहला विटामिन क्या होते हैं, तो उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को विटामिन की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने हार्मोन्स क्या होता है उसको देखा, और उसके साथ साथ प्रोटीन क्या था उसको देखा। बताइए, क्या यहां तक हमारे बच्चों को ये टॉपिक क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। उम्मीद करते हैं नया साल आपको बहुत बहुत खुशियों से भर दे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।